उच्च कक्षाओं के लिए छात्रवृत्ति आवेदन के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आप चाहे जिस कैटेगरी से हों, इस वीडियो में आपको हम डिटेल से बताएंगे कि आप ऑनलाइन आवेदन कब से कब तक कर सकते हैं, कब तक आपको छात्रवृत्ति मिलेगी और कौन कौन से छात्र छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आपको डिटेल से पूरा एक एक चीज़ें बताएंगे। पहले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उसको आप समझ लें, जिससे आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय कोई दिक्कत परेशानी की सामना न कर। तो चलिए शुरू करते हैं। छात्रवृत्तियाँ ऑनलाइन आवेदन के लिए, चाहे आप ग्रेजुएशन में हो या पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, डी फार्मा, बी फार्मा, ITI, पॉलिटेक्निक, BEd, BPEd, LLB समेत कक्षा 12 के ऊपर जितनी भी कक्षाएं होती हैं, आप चाहे जिस भी पाठ्यक्रम में प्रवेश में अध्ययनरत हैं या प्रवेश लेने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। नियमावली में समस्त हितधारकों द्वारा उपरोक्त समय सारणी में उल्लिखित व्यवस्थाओं के साथ साथ निर्धारित समय अवधि में निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी। पहला है कि संस्था स्तर से छात्रों के आवेदन पत्र अग्रसारण की कार्रवाई संबंधित विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी या जिला कल्याण अधिकारी के स्तर से मास्टर डाटा, कोर्स फीस व सीट लायक होने के उपरांत ही की जाएगी। यानी कि आपके कॉलेज का नाम तभी दिखेगा जब आपके कॉलेज का मास्टर डाटा में नाम आ जाएगा और उसमें कोर्स फीस व सीट लाख हो जाएगी, तभी, अन्यथा आपका नाम नहीं दिखाई देगा आपके कॉलेज का। दूसरा इसमें है, उक्त समय सारणी के समयावधि के अंतर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित होने के बाद उत्तीर्ण या प्रोन्नत प्रमोटेड विथ मार्क्स होने पर अथवा संबंधित पाठ्यक्रम में परीक्षा आयोजित हुई है किंतु परीक्षाफल घोषित नहीं हुआ है की स्थिति में छात्र अपने आवेदन पत्र का नवीनीकरण करेंगे। वही छात्र नवीनीकरण करेंगे जो उत्तीर्ण होंगे, प्रोन्नत होंगे या जिनका परीक्षाफल नहीं घोषित हुआ है, वह कर सकते हैं। उसमें आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपका अभी रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड है और बाद में उसको संशोधित कर सकते हैं। जैसे इसमें लिखा है उत्तीर्ण प्रमोटेड विथ मार्क्स न होने पर, यानी कि अगर आप प्रमोट नहीं हुए हैं तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अगर बैक है तो फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन फेल लिखा है तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अगर आपके परीक्षा परिणाम में प्रमोटेड लिखा है तो आप परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं अथवा संबंधित पाठ्यक्रम की परीक्षा आयोजित न होने पर शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र अग्रसारित नहीं किया जाएगा। अगर प्रमोटेड नहीं है तो भी नहीं किया जाएगा, फेल है तो आपका अग्रसारण नहीं किया जाएगा। परीक्षा आयोजित होने के पश्चात परीक्षा पर घोषित होने की स्थिति में संस्था द्वारा रिजल्ट नॉट एट डिक्लेयर ऑप्शन चुनकर आवेदन को फ्रीज किया जाएगा तथा संस्था स्तर पर आवेदन पत्र संशोधन किए जाने की अवधि में NIC द्वारा संशोधित हेतु संस्था के लॉगिन द्वारा प्रेषित किया जाएगा। ठीक है, इसको बाद में भर सकते हैं जिनका रिजल्ट नहीं घोषित हुआ रहेगा। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। नवीनीकरण छात्र की अगली कक्षा में प्रवेश की तिथि तथा गत कक्षा का परीक्षाफल व नामांकन संख्या को संस्था द्वारा अंकित किया जाएगा। यानी कि परीक्षा फॉर्म भरते समय जो नवीनीकरण करेंगे उनको न तो प्रवेश की तिथि लिखना है, न तो गत वर्ष का परीक्षाफल लिखना है, न तो एनरोलमेंट नंबर लिखना है। यह सब आपके संस्था द्वारा अंकित किया जाएगा जब आप फॉर्म भर के संस्था में अपने जमा करेंगे अग्रसारण के लिए, फॉरवर्ड करने के लिए, तब वह भरेंगे। इसके लिए परेशान नहीं होंगे क्योंकि कई छात्र पिछले वर्ष भी परेशान थे, वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, जिसके वजह से आपको परेशान होना पड़ता है। चौथा है, संस्था द्वारा छात्र का आवेदन ऑनलाइन अग्रसारित करते समय परीक्षा फल घोषित होने की स्थिति में छात्र का गत वर्ष का परीक्षाफल सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर को जोड़ते हुए प्राप्तांक पूर्णांक तथा उपस्थिति का प्रतिशत सही रूप से भरना होगा। ये आपके लिए संस्था द्वारा है। ठीक है, ये आपको नहीं भरना है। ठीक है, आपकी उपस्थिति, आपका परीक्षाफल, यह सब भरे जाएंगे। बाकी आपके लिए छठा भी बहुत महत्वपूर्ण है, विभिन्न हितधारकों के स्तर से लंबित अवशेष पात्र छात्रों को अगले चरण में सम्मिलित किया जाएगा। जो जितने भी चरण होंगे, अगर आप किसी चरण के लिए पात्र नहीं होंगे तो अगले चरण में आपको छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा। अगला जो पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है, 7वां है, किसी भी हितधारक
के स्तर पर प्राप्त आवेदनों पर समय अंतर्गत निर्णय लिया जाएगा। आवेदन पत्र को सही होने की स्थिति में वेरीफाई करके अग्रसारित किया जाएगा। गलत होने की स्थिति में निरस्त किया जाएगा। किसी भी दशा में अपने स्तर पर लंबित नहीं रखा जाएगा। ये कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों के लिए है। ये तो रहे कुल नियम। अब हम समय सारणी पर आ जाते हैं और आपको बता देते हैं कब से आप आवेदन करेंगे। सबसे पहले तो आप OTR करेंगे, जिसके लिए प्रोसेस स्टार्ट हो गया है वर्तमान समय में, लेकिन अब इस साइट न सही होने की वजह से OTR के लिए साइट नहीं चल रही है। तो जैसे ही OTR के लिए साइट हो जाती है, हम एक बार OTR कर लेते हैं, उसके बाद आपको डिटेल में वीडियो बना के बता देंगे। आप परेशान नहीं होंगे, क्योंकि पहली बार OTR है। अगर आप परेशान होंगे तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। अगर गलत होगा तो वो आप जानेंगे। इसलिए जब तक वीडियो न बने तब तक OTR करने की आवश्यकता नहीं है। विषय है वित्तीय वर्ष शैक्षिक सत्र 25-26 में दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी बाहर के राज्य के विद्यार्थी नहीं भर सकते हैं। सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग क्षेत्रों के लिए समय सारणी। ये समय सारणी जनरल, OBC और माइनॉरिटी के लिए है। इसी वीडियो में हम SC ST के समय सारणी पर भी आपको डिटेल से बताएंगे। ये आपके कॉलेजों के लिए, मास्टर डाटा में शामिल होने के लिए, ये आपके काम का नहीं है। आपके काम का जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। छात्र स्तर से ऑनलाइन आवेदन आदि की प्रक्रिया जो स्टार्ट होगी वह 10 जुलाई से 20 दिसंबर तक चलेगी। 10 जुलाई से 20 दिसंबर तक। उसके बाद फाइनल प्रिंट आउट आप जो निकालेंगे उसको आप 12 जुलाई से 23 दिसंबर तक निकाल सकते हैं और 24 दिसंबर तक आप अपने संस्थान में जमा कर सकते हैं। यानी ऑनलाइन आवेदन आप 20 दिसंबर तक करेंगे, 23 दिसंबर तक हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं, उसके पहले निकाल सकते हैं, ठीक है। और 24 दिसंबर तक आप जमा करेंगे। उसके बाद जो आपका संस्थान अग्रसारित करेगा, फॉरवर्ड करेगा, उसको वह 11 जुलाई से 10 जनवरी के बीच में करेगा। ये तो मोटा मोटा रहा। आप प्रथम चरण के हिसाब से देख लेते हैं। प्रथम चरण में जो आवेदन करेंगे वह 10 दिसंबर तक, जो भी ऑनलाइन आवेदन 10 दिसंबर तक या उसके पहले तक कर लेंगे और आपके संस्थान द्वारा सत्यापित और अग्रसारित कर दिया जाएगा। कब तक? 10 दिसंबर तक। तब आप प्रथम चरण में रहेंगे। अगर 10 दिसंबर तक आपके कॉलेज द्वारा फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा, सत्यापित नहीं किया जाएगा, अग्रसारित नहीं किया जाएगा, तो आप द्वितीय चरण में चले जाएंगे। तो इसलिए पहले आवेदन करके 10 दिसंबर तक फॉरवर्ड करवा लीजिएगा। जिनका भी 10 दिसंबर तक फॉरवर्ड हो जाएगा उनका विश्वविद्यालय एफिलेटिंग एजेंसी द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन हो जाएगा 11 दिसंबर से 18 दिसंबर के बीच में। उसके बाद फिर NIC द्वारा स्क्रूटनी हो जाएगी 11 दिसंबर से 22 दिसंबर तक। ये आपके काम का नहीं है, ये सब ऑनलाइन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका जो शुद्ध डाटा रहेगा वो लॉक होना चालू हो जाएगा 23 दिसंबर से 10 जनवरी तक। फिर उसके बाद मांग का सृजन होगा 15 जनवरी तक। उसके बाद आपका छात्रवृत्ति 24 जनवरी को आपके खाते में आ जाएगा PFMS के माध्यम से, ठीक है। प्रथम चरण में जो 10 दिसंबर तक जिनका फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद जो 10 दिसंबर के बाद फॉरवर्ड कराएंगे या ऑनलाइन आवेदन पत्र भरेंगे वो 11 दिसंबर से 10 जनवरी तक उनका फॉरवर्ड होगा, ठीक है। उसके बाद सत्यापन 12 जनवरी से 24 जनवरी तक होगा। स्क्रूटनी होगा NIC द्वारा 12 जनवरी से 22 जनवरी तक। उसके बाद त्रुटिपूर्ण आवेदन, ध्यान दीजिएगा, जो त्रुटिपूर्ण होगा चाहे वो फर्स्ट फेज में होंगे चाहे सेकंड फेज में होंगे वह सही इसी में कर पाएंगे। यानी कि अगर फर्स्ट फेज में आपका त्रुटि हो जाता है तो आपको छात्रवृत्ति फर्स्ट फेज में नहीं मिलेगी, सेकंड फेज में आपको मिलेगी। फिर आप करेक्शन, इसको जरूर करेक्शन के दिमाग में डेट में रखिएगा, 23 जनवरी से 28 जनवरी तक करेक्शन होगा। उसके बाद फिर कॉलेज द्वारा अग्रसारण होगा 31 जनवरी तक। उसके बाद पुनः स्क्रूटनी होगी NIC द्वारा 2 फरवरी से 12 फरवरी तक। फिर डाटा लॉक होगा 8 मार्च तक। 12 मार्च तक मांग का सृजन होगा और 16 मार्च को आपकी छात्रवृत्ति आ जाएगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब SC ST के बारे में बताएंगे, उसके आगे भी कुछ आपको महत्वपूर्ण जानकारी बताएंगे जो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कैलेंडर है जो कि अलग से निकाला जाता है। इसके लिए भी आप देख सकते हैं, इनका भी ऑनलाइन आवेदन 10 जुलाई से 31 मार्च तक होगा। SC ST का देर तक होता है, ठीक है। 10 जुलाई से 31 मार्च तक होगा। फाइनल प्रिंट आउट 3 अप्रैल तक निकाल सकते हैं, 6 अप्रैल तक जमा कर सकते हैं और सत्यापन जो होगा वह 16 अप्रैल तक होगा। जो प्रथम चरण होगा वह जो
नवंबर के पहले पहले ऑनलाइन आवेदन पत्र को सत्यापित और अग्रसारित करा लेंगे अपने कॉलेज से, उनका 9 नवंबर तक जो होगा वो प्रथम चरण माना जाएगा। ठीक है, 9 नवंबर। उसके बाद आपका 10 नवंबर 17 नवंबर तक आपका सत्यापन हो जाएगा। एनआईसी द्वारा स्क्रूटनी 10 नवंबर से 20 नवंबर तक हो जाएगा। जनपदीय समिति द्वारा डाटा आपका 2 दिसंबर तक लॉक हो जाएगा। मांग सृजन 8 दिसंबर तक हो जाएगा और धनराशि जो आई जाएगी वह 15 दिसंबर को आ जाएगी। यानी कि SC ST को सबसे पहले छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा प्रथम चरण में 15 दिसंबर तक। द्वितीय चरण में जो 10 दिसंबर तक ऑनलाइन सत्यापन करा लेंगे, फिर उनके बाद उनका बाकी चीज़ें आपके काम की नहीं है, फिर आपका धनराशि अंतरण 24 जनवरी तक हो जाएगा। फिर तृतीय चरण में जो 10 जनवरी तक ऑनलाइन सत्यापन करा लेंगे, अग्रसारण करा लेंगे अपने कॉलेज से फॉर्म भर कर, उनका जो है उसके बाद करेक्शन भी आ जाएगा। करेक्शन आप 23 जनवरी से 28 जनवरी के बीच में करा पाएंगे। उसके बाद अग्रसारण होगा 31 जनवरी तक। उसके बाद फिर से मांग का सृजन होगा और 5 मार्च तक आपको थर्ड फेज में मांग का सृजन हो जाएगा और 10 मार्च तक आपका धनराशि अंतरण हो जाएगा SC ST कैटेगरी में। उसके बाद चतुर्थ चरण आपका 16 अप्रैल तक जो ऑनलाइन सत्यापन करा या अग्रसारण करा सकेंगे, उनका अंतरण जो है वह सबसे अंत में यानी कि 22 जून को हो जाएगा। तो ये रहा पूरा डाटा SC ST जनरल OBC माइनॉरिटी सभी के लिए। सबसे पहले आपको OTR करना है। OTR के लिए जल्द ही वीडियो उपलब्ध हो जाएगी। OTR जरूर कर लीजिएगा वीडियो को देखकर। उसके बाद फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा उन सब के बारे में डिटेल से आपको वीडियो उपलब्ध करा देंगे। तो कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बता दीजिएगा आप किस महाविद्यालय किस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं और आपको क्या स्कॉलरशिप के संबंध में डिटेल में क्या जानकारी चाहिए, किस संदर्भ में आपको डिटेल में हम वीडियो बना के प्रोवाइड कर सकें। तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। आप ज़रूर अपने प्रश्न ज़रूर पूछिएगा। आपको 2 से 3 दिन में जो भी आपके प्रश्न रहेंगे उस पर डिटेल वीडियो एक एक पॉइंट बता देंगे। कोई और डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।